हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम लोग नॉमेनक्लेचर पर बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आज के सेशन में उसे आगे कंटिन्यू करते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्योंकि बेसिकली नामकरण के लिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर 3 मेन सिस्टम अडॉप्ट किए गए थे, जिनमें आपका क्या था, कॉमन नेम्स था जिसको ट्रेवल सिस्टम भी आपका कहा जाता है, डिराइव सिस्टम एंड आईयूपीएसटी और जिनेवा सिस्टम जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। जिसमें से हमने कॉमन नेम और ट्रेवल नेम पर बात कर ली थी। इसके अतिरिक्त जो डिराइव नेम थे उन पर भी हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है ना। आज के सेशन में हम बात करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नामकरण की जो आईयूपीएसी पद्धति है वो क्या है आपका, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है, जो बेसिकली पूरा केमिस्ट्री में क्या क्या नई खोजें हो रही है, क्या क्या नया एलिमेंट आपका खोजा गया है, कौन सा नया कंपाउंड की बात हो रही है, क्या कोई थ्योरी है, किस प्रकार के मॉडल्स हैं, उन सभी के बारे में ये बात करता है। आईयूपीएसी सिस्टम फॉर नेमिंग इज समथिंग दैट इज वेरी सिमिलर टू एड्रेसिंग अ पर्सन विद हिज कंप्लीट डेजिग्नेशन। ओके, यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है ना, कोई भी नाम है, वो नाम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकता है किसी का नाम। उसी प्रकार से आईयूपीएसी का जो नाम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपका, डॉक्टर अब्दुल कलाम, यहाँ पर लिखा गया डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये नाम है, ठीक है ना, जिसमें डॉक्टर क्या बता रहा है, प्रीफिक्स बता रहा है। मेन नाम क्या है, अब्दुल है, और कलाम क्या होगा, सरनेम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे किसी का नाम, किसी का भी नाम होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जैसे मेरा नाम है मिस अंजलि पयाल, तो मिस क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, अंजलि क्या हो गया, मेन नेम हो गया, और पायल क्या हो गया, सरनेम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्रीफिक्स, मेन नेम और सरनेम, या जो हम आईयूपीएसी में बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्री यानी कि पहले, जो पहले लिखा जाएगा वो प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा एक जो बीच में लिखा जाएगा, और उसके बाद सफिक्स होगा एक जो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके आधार पर बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आईयूपीएससी में भी आपका कुछ इसी तरीके से होता है, जिसको कहा जाता है एसपीडब्ल्यूपीएस, ठीक है। क्या कहा जाता है, एसपीडब्ल्यूपीएस। एसपीडब्ल्यूपीएस क्या है, देखो, एसपी और पीएस, ठीक है ना। तो एस का मतलब सेकेंडरी है, दोनों जगह सेकेंडरी है, पी का मतलब दोनों जगह प्राइमरी है, और डब्ल्यू आपका हो गया वर्ड रूट। तो ये सेकेंडरी क्या है, जो एस पहले लिखा गया है वो प्रीफिक्स के लिए यूज हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो पी लिखा गया है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स, और जो वर्ड रूट के बाद है वो पी किसके लिए है, वो भी प्राइमरी के लिए है, लेकिन वो प्राइमरी सफिक्स होगा, ओके। एंड उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो एस फॉर सेकेंडरी और प्रीफिक्स, ये पहले है ना, वर्ड रूट से पहले जो आएंगे वो प्रीफिक्सेस होंगे, ओके। एंड प्राइमरी प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट हो गया आपका, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका नाम लिखा जाता है। अब एक एक करके समझेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएंगे, वर्ड रूट में क्या आएंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएंगे। सेकेंडरी सफिक्स, इट डिफाइंस सब्स्टिट्यूएंट एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ओके। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका क्या बता रहा है, जो भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसके बारे में वो बताएगा, और पोजीशन बताएगा उसकी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी फंक्शन ग्रुप के बारे में या किसी भी सफिक्स के बारे में, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो उससे पहले हम उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो उसका पोजीशन क्या है, यानी वो कौन से नंबर के कार्बन एटम से आपका जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से, एंड आईयूपीएससी कंसीडर्ड फॉलोइंग गिवन ग्रुप्स एज सब्स्टिट्यूएंट, जो हमेशा ही आपके क्या होंगे, जनरली आपके प्रीफिक्स में आएंगे, ठीक है।
तो IUPAC ने कुछ ग्रुप्स को बोला है कि ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे और ये आपके पहले आएंगे जनरली, तो जिनमें की एग्जाम्पल क्या है, जो भी R ग्रुप होगा, एल्काइल समूह जो भी होंगे वो हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे, वो हमेशा पहले लिखे जाएंगे वर्ड रूट्स, ठीक है। और फॉलो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, ये सारे आपके क्या आएंगे बच्चे यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स के या प्रीफिक्स के रूप में आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप एल्कोक्सी की बात करते हैं, एल्कोक्सी आपके हमेशा कहाँ आएंगे, प्रीफिक्स में आएंगे। मिथॉक्सी हो गया, OCH3 अगर कहीं है, OC2H5, OCH2, CH2, CH3 यानी प्रोपोक्सी, OPH, फिनॉक्सी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके कहाँ आएंगे, ये आएंगे आपके सारे प्रीफिक्स में। एक्स, हेलो, हेलोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हेलोजन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे कहाँ आएंगे, ये भी हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे। इसके अतिरिक्त NO2 यानी नाइट्रो, NO ग्रुप, नाइट्रोसो हो गया, N3 हो गया, एजिडो, ये सारे आपके क्या है, प्रीफिक्स में आएंगे। ओके, चलिए नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स आपका क्या बता रहा है, आपको जनरली डिस्टिंग्विश कर रहा है साइक्लिक और एसाइक्लिक में अंतर। ओके, अ प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट। साइक्लो वर्ड आपका जस्ट उससे पहले यूज किया जाता है, किसके, आपके जो भी वहां पर कार्बन की चेन है, वो कार्बन की चेन कैसी है, अगर साइक्लिक मैनर में है, एक साइकिल के रूप में है, तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। सपोज आपका 5 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है ना, ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, पेंटेन यूज करते हैं, सारे सिंगली बॉन्डेड है, और उससे जस्ट पहले हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक मैनर में है ना, तो साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लो वर्ड जस्ट उस वर्ड रूट से पहले आ रहा है, यही आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होगा। ओके, इट डिफाइंस नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ये आपको जो पेरेंट कार्बन चेन है, यानी कि जनक श्रृंखला जिसे कहा जा रहा है, उसका नेचर हमें बताएगी। नेचर यानी कि वो साइक्लिक है और वो एसाइक्लिक है, ये वो हमें बताएगी, ठीक है ना। देन ओपन चेन किस प्रकार की है, जैसे मैंने बोला ओपन चेन है तो एलिसाइक्लिक, ओके, और क्लोज चेन है यानी कि साइक्लिक, तो उसके लिए साइक्लो हम यूज करते हैं। अगर दो साइक्लिक डबल साइकिल है मतलब उसमें, तो उसको बाइसाइक्लो कहा जाता है, और स्पाइरेन है अगर तो स्पाइरो कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद हमारा क्या आ रहा था, डब्ल्यू, यानी कि वर्ड रूट आ रहा था। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, ये हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएगा जो कि हमारी पेरेंट कार्बन चेन में उपस्थित होंगी, यानी कि हमारी जो जनक श्रृंखला है, उस जनक श्रृंखला में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ये हमें वर्ड रूट बताता है। ओके, तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम, it denotes the number of carbon atom present in the principal chain or the longest possible continuous chain of carbon atoms including the functional group and based upon the common name of alkenes of the organic molecule। ठीक है ना, क्या समझे इससे, कुछ भी नहीं, जो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की आपको चुननी है, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए उसमें। आप क्या बोलते हैं, आप बोलते थे 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन रहे हैं तो हम उसका चुनाव इस प्रकार से करेंगे कि उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो यही कहा जा रहा है कि वो जो वर्ड रूट है वो यही बताएगा कि वो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप वाली जो श्रृंखला है कार्बन की, उसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं, ठीक है ना। जो बेसिकली आपका एल्केन के बारे में बताता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। जैसे C1 उसके लिए मिथ आता है, C2 के लिए इथ आता है, C3 यानी कि कार्बन अगर 3 है तो प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 है ऑक्ट, अगर 8 कार्बन है, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन के लिए डेका आता है, C11 यानी कि 11 कार्बन है तो अनडेक, C12 है अगर तो डोडेक आप उसको बोलेंगे, C13 ट्राइडेक, इसी तरह से आप उसको आगे करते जाएंगे, ठीक है ना। C20 इकोस और C100 है तो हेक्ट आप उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे भी आप 10th में देख चुके हैं कि कार्बन, 1 कार्बन के लिए हम लोग मिथ यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट,
आपके 9 कार्बन है अगर तो नॉन, 10 के लिए आपका डेका वर्ड यूज होता है, 11 अगर कार्बन है तो अनडेक यूज करेंगे आप लोग, 12 है अगर तो डोडेक यूज करेंगे, इसके अलावा अगर 13 है तो फिर आप ट्राइडेक यूज करते हैं। तो इस तरह से आप लोग बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उस पेरेंट कार्बन चेन में वहां पर उपस्थित है, ठीक है ना। देन व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स क्या होगा आपका? A primary suffix is always added to the word root to indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated. Basically आपको बताना है कि वहां पर संतृप्त कार्बन की श्रृंखला है या असंतृप्त है, यानी कि जो कार्बन चेन की श्रृंखला है, कार्बन चेन है आपकी, कार्बन की श्रृंखला जिसे पैरेंट चेन आप कह रहे हैं, वो पैरेंट चेन में जो कार्बन्स है वो कौन से बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, क्या सारे सिंगली बॉन्डेड है या सारे आपके वहां कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर वहां पर कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट मीन्स अनसैचुरेटेड होगा, असंतृप्त श्रृंखला है, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो संतृप्त है, यानी कि सैचुरेटेड है। ओके, सो द प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये आपको प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? उस कार्बन चेन के बारे में बताता है कि उस कार्बन चेन में जो सारे कार्बन हैं वो कौन से बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, क्या वो सारे एकल बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं या फिर वहां पर कोई द्विआबंध है या फिर कोई त्रिआबंध वहां पर पाया जा रहा है, ठीक है ना। देन द 3 बेसिक प्राइमरी सफिक्सेस आर गिवन बिलो। 3 बेसिक प्राइमरी सफिक्सेस आपके क्या होंगे यहाँ पर? जैसे मैंने बोला सैचुरेटेड का मतलब एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, एकल बंद होगा तो उसके लिए एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूट वर्ड रूट में जो आपने मिस यूज किया था उसके आगे आप एन लगा देंगे, मीथेन हो जाएगा। आपने प्रोप यूज किया था वर्ड रूट में, उसके आगे आप प्राइमरी सफिक्स लगेगा एन, क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड होगा, ठीक है ना। दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड, असंतृप्त है किसके साथ? द्विआबंध। अगर वहां पर कोई द्विआबंध आ गया, सपोज ब्यूट है आपका वर्ड रूट, यानी 4 कार्बन की श्रृंखला है और उन चारों कार्बन में से कोई 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसको ब्यूट ईन कहा जाएगा। तो ईन क्या है आपका? प्राइमरी सफिक्स होगा, ठीक है ना। तो वो ईन आपको बता रहा है कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है जिसके कारण ये कार्बन की श्रृंखला कैसे हो रही है? अनसैचुरेटेड हो रही है, और इसको क्या कहा जाएगा? इसके लिए जनरल नेम एल्कीन कहा जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वन इज अनसैचुरेटेड विद ट्रिपल बॉन्ड, असंतृप्त है किसके कारण? ट्रिपल बॉन्ड के कारण। यानी कि अगर हम ब्यूट की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 कार्बन की श्रृंखला है, उन 4 कार्बन में से कोई 2 कार्बन ऐसा है जो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आइन हम यूज करेंगे, ब्यूटाइन अब हो जाएगा, और ये क्या है? जनरल नेम इसके लिए हम एल्काइन यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो ये प्राइमरी सफिक्स की बात हो गई। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखे हैं कंपाउंड टू आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें प्रीफिक्स में कोई नहीं जाएगा, प्रीफिक्स में कोई नहीं, एक ही कार्बन की श्रृंखला है, वर्ड रूट आएगा आपका क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स में हमें ये बताया जाएगा कि ये कार्बन आपके कैसे जुड़े हुए हैं, कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये सारे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो एन इसके लिए आया है, तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, इसी तरह ये क्या हो जाएगा? ये भी 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोप वर्ड रूट आ गया इसके लिए, लेकिन यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है 2 कार्बन के बीच, तो इन, तो प्रोपीन इसका नाम हो गया। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से नाम लिखे जाने, आगे हम लोग क्या सीखेंगे कि अभी हमें पोजिशनिंग भी करनी है, उनकी पोजिशन बतानी है कि डबल बॉन्ड है लेकिन कौन कौन से कार्बन के मध्य हो। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपका प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोप वर्ड रूट आ गया, प्राइमरी सफिक्स आइन, ये आपका क्या हो गया? इथाइन हो गया, कार्बन का 2 कार्बन है और दोनों ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं ना। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बताया गया है और इसमें क्या है? जितने भी बेंड्स हैं वो आपको कार्बन बता रहे हैं, तो 4 कार्बन यानी कि ब्यूट वर्ड रूट,
ठीक है। अब चारों कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो प्राइमरी जो सफिक्स है वो एन हो जाएगा, और क्योंकि चारों कार्बन एक साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं तो साइक्लो इसके लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो साइक्लोब्यूट एन इसका क्या हो गया है, IUPAC नाम हो गया। ठीक है ना। सेकेंड वन इज साइक्लोब्यूट इन, तो साइक्लो क्योंकि साइक्लिक मैनर में है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, और इन बता रहा है कि कोई 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। इसके अलावा साइक्लो ऑक्टाइल, ठीक है ना, क्योंकि आपके 8 कार्बन है यहाँ पर, 8 कार्बन यानी ऑक्ट, वर्ड रूट क्या आ गया, ऑक्ट आ गया। क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आइन आ गया, और क्योंकि 8 के 8 कार्बन साइक्लिक मैनर में जुड़े हैं तो साइक्लो ऑक्टाइल। ठीक है, मैंने बोला अभी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपने पोजिशनिंग भी उनकी बतानी है, ये नोट करेंगे जल्दी। चलिए, if the parent carbon chain contain 2, 3 or more double or triple bond, numerical prefix such as di for 2, tri for 3, tetra for 4, etc. are added to the primary suffix for example। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाएगा। क्या कहा जा रहा है, अगर सपोज 2-3 आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं और वो मल्टीपल बॉन्ड्स की संख्या एक से अधिक है, तो तब आप उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे हम लोग डाई वर्ड यूज करते हैं, डाई हम 2 के लिए यूज करते हैं, या ट्राई हम 3 के लिए करते हैं। इसी तरह टेट्रा या आप जो भी ट्राई टेट्रा ये सारे वर्ड यानी न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आप उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है ना। अनसैचुरेटेड विद 1 डबल बॉन्ड में आपका क्या आएगा, डाइन आएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड विद 1 ट्रिपल बॉन्ड डाइआइन, 2 डबल बॉन्ड्स आएगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन में अनसैचुरेटेड विद 2 डबल बॉन्ड्स डाइइन, और अगर आपका अनसैचुरेटेड विद 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आएगा तब ये डाइआइन हो जाएगा। ओके, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब उसके बाद क्या आएगा, a secondary suffix is always added to the primary suffix to indicate the nature of the functional group present in the organic compound। okay, सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो बेसिकली आपका ऐड किया जाएगा किसमें, प्राइमरी सफिक्स के बाद, और ये आपको बताएगा क्या, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति के बारे में बताएगा, या कौन सा क्रियात्मक समूह वहां पर उपस्थित है उसके बारे में आपको बताएगा। ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ सेकेंडरी सफिक्सेस आपको बताए गए हैं जो कि हैं आपके अल्कोहल हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका जो होता है OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एसिडामाइड CONH2, एसिड क्लोराइड COX, COCl जो भी आप लेते हैं एसिड क्लोराइड्स वगैरह के लिए, COOR, COO ग्रुप क्या है आपका यहाँ पर, एस्टर ग्रुप है, नाइट्राइल CN, थायो अल्कोहल SH, एमाइंस आपके NH2 होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस सेकेंडरी सफिक्स इन डिटेल आफ्टर मोनो फंक्शनल ग्रुप नेमिंग। ओके, जब हम कुछ का यहाँ पर नामकरण करेंगे तब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है ना। नाउ वी हैव फ्यू रूल्स, हमारे पास कुछ यहाँ पर नियम है जो IUPAC द्वारा दिए गए हैं। उन नियमों को पढ़ना समझना बहुत आवश्यक है, जिसके बेसिस पर हम लोगों को क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, ठीक है ना, आप लिखेंगे एल्केन का नामकरण। ठीक है ना। स्टेप्स इन IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग में क्या क्या स्टेप है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है ना, जनक श्रृंखला का चयन। ठीक है, एंड द अदर वन इज नंबरिंग एट पेरेंट चेन। ठीक है ना, जनक श्रृंखला का क्रमांकन आप बोल सकते हो, या नंबरिंग आपने उसकी करनी है। ठीक है ना। तो रूल नंबर 1, पहला नियम क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट चेन, जिसको आप क्या कहते हैं, PCC भी कहते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसीसी का चुनाव करेंगे, यानी पेरेंट कार्बन चेन का चुनाव करेंगे। और पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वहां दिखाई जा रही है, दिख रही है आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। सो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो कार्बन की चेन दो बन सकती थी, एक ये है और एक ये वाली। ठीक है, अगर हम ये वाली को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे थे, इसको देखें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 आ रहे हैं, सीधी श्रृंखला में 8 आ रहे हैं। तो हमने लॉन्गेस्ट बोला है, सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है कार्बन की, जिसमें सबसे अधिक कार्बन के परमाणु होंगे, तो हमने ये वाली चुनी। ठीक है, ये चुन ली। अब इधर ये 2 कार्बन बच गए, तो उनको क्या कहा जाएगा, इनको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापी भी इनको कहते हैं। और ये क्या हो गई, आपकी मेन कार्बन चेन हो गई, या जिसको आप पीसीसी भी कह रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन जिसको कहा जा रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पर है, जिसमें आपके बहुत सारे श्रृंखलाएं बन रही थी। एक ये वाली श्रृंखला है, एक ये वाली श्रृंखला है, और एक ये वाली श्रृंखला, 3 श्रृंखलाएं बन रही थी। इस वाली कार्बन श्रृंखला में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है कार्बन एटम। ठीक है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। तो कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 10 कार्बन के परमाणु यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, जो इसमें बॉक्स में भी यहाँ पर दिखाया गया है आपका, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई। और अदर देन दिस आपको दो कार्बन यहाँ दिख रहे हैं अलग से, और 3 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापी इनको कहा जाएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नॉट ऑलवेज द स्ट्रेट वन। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा वो सीधी श्रृंखला नहीं होगी, हमें ऐसा कहीं पर नहीं बताया गया ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोला है, यानी कार्बन की श्रृंखला देखनी है आपको, जिसमें कार्बन एक के बाद दूसरा आपके जुड़े हुए। ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कहा गया कि सीधी श्रृंखला जो चल रही है, इस स्ट्रेट लाइन में अगर कार्बन है, आपको वही श्रृंखला चुननी है, वो नहीं चुननी, कोई सी भी हो। देखो यहाँ पर आपने इस तरह, यहाँ पर आप ऐसे सीधे चले, फिर ऐसे चले, ये कार्बन की श्रृंखला ली आपने, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, कहीं पर आप इस तरह से कार्बन की श्रृंखला चुन सकते हो, कैसे भी चुन सकते हैं आप कार्बन की श्रृंखला, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इसके अलावा रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है, if 2 or more carbon chain contains same number of carbon, then PCC is considered with has more number of substituent। क्या कहा गया यहाँ पर आपका, if 2 or more carbon chain contains same number of carbon, अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन चेन आ रही हैं, पहले तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों श्रृंखलाओं में आपका क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं, फिर आप लोग क्या करोगे, तो फिर आप कंसीडर करेंगे उस वाली को विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें आपका अधिक प्रतिस्थापी आ रहे हैं, उसका आप चुनाव करेंगे, जिसमें अधिक सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। जैसे ये आपका कंपाउंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आपके क्या आ रहे हैं, कार्बन एटम्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी आ रहे हैं। अगर आप ये वाला देखें तो इसमें आपका क्या आ रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन अगर ये वाली पीसीसी लेते हैं तो इसमें आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपके आ रहे हैं। देन रूल नंबर 3, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज डन बाय लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का आपने एलसीआर का आपने क्या करना है, यूज करना है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका हाईएस्ट वरीयता का फंक्शनल ग्रुप है वहां पर, उसको आपने क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन पर रखना है, यानी श्रृंखला की नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां से वो फंक्शनल ग्रुप आपका नजदीक पड़े। ठीक है ना। सो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबरिंग इज डन इन सच अ वे सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोएस्ट नंबर। ओके, ये लोएस्ट लोकेंट रूल आपका क्या कहता है यहाँ पर, कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको जितना पॉसिबल हो सके उतनी कम नंबरिंग मिले, इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आपका एक कंपाउंड है, तो इसको 2 तरह से आपका नंबरिंग की गई है।
ये आपका कंपाउंड है, ये आपने कार्बन चेन ले ली, इसमें दो तरह से नंबरिंग होगी, लेफ्ट टू राइट चलेंगे 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग की, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे 1 2 3 4 इस तरह से हमने नंबरिंग की। ठीक है, अब लोएस्ट ऑक्टेंट रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट तो ये है, इस सब्स्टिट्यूएंट को हमने क्या रखना है, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर रखना है, जितना पॉसिबल हो सके उतनी कम से कम पोजीशन इसको देनी है। तो अगर इधर से इधर चलते हैं तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, और यहां से यहां को चलते हैं तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो यानी ये वाली जो हमने नंबरिंग की है ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ब्यूट आपको क्या बता रहा है, वर्ड रूट, 4 कार्बन की श्रृंखला, एन क्या बता रहा है, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और मिथाइल आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एल्काइल समूह एक है। ठीक है, और 2 आपको बता रहा है कि वो सेकंड नंबर के कार्बन एटम से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका लोएस्ट लोकेंट रूल। ओके, ये आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, यहां से शुरू करेंगे नोट करना। रूल नंबर 2 और 3। Now, note the IUPAC naming numbers of substituent will be separated by comma and number and alphabet is separated by hyphen. Okay, क्या कहा गया है यहाँ पर, इन IUPAC नेमिंग नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या कॉमा से क्या करेंगे, आपका सेपरेट करेंगे, पृथक करेंगे। यानी कि सपोज 1 2 3 ये पोजिशनिंग बता रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, आपका कॉमा आ रहा है, और एंड नंबर्स एंड अल्फाबेट्स इज सेपरेटेड बाय हाइफन। ठीक है ना, और अगर किसी नंबर, जैसे आपने 3 इथाइल लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इनको एक हाइफन लगा करके आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। ठीक है ना, रूल नंबर 4, if 2 or more different substituents are present at parent carbon chain, then numbering is done according to Lewis-Loken rule. While writing IUPAC name, follow alphabetical order. क्या कहा गया यहाँ पर, आपको देखो जब आप नंबरिंग करोगे तब तो आपको ये LCR जो मैंने बोला, लोएस्ट लोकेन रूल वाला, LLR भी इसको आप बोल सकते हो, LLR। ठीक है ना, लोएस्ट लोकेन रूल। ठीक है ना, इसका ध्यान तो आपने रखना ही है। इसके अतिरिक्त आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा उसको फॉलो करना है जब भी आप नेमिंग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ये इसमें आपने कार्बन की श्रृंखला चुन ली। ठीक है ना, कार्बन की श्रृंखला चुनने के बाद आपने क्या किया, इसकी नंबरिंग की। अब नंबरिंग आपने किस एंड से की, जहां से वो नजदीक पड़े, तो आपने बोला ये वाली नंबरिंग का जो है वो हम करते हैं, इधर से हमने 1 2 3 4 5 कर 6 इस तरह से कर लिया। तो आपका 2 पे क्या आ रहा है, C, यानी कि एक ही कार्बन है, मिथ आएगा, आपका मिथाइल ग्रुप है सपोज, और 3 पे आपका क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो 2 मिथाइल 3 इथाइल आप नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, क्योंकि इथाइल में क्या है E और मिथाइल में क्या है M, इसका मतलब M और इसका मतलब क्या है E। तो वैसे तो आपने लोएस्ट लोकेन रूल को फॉलो किया है, लेकिन मिथाइल आपका पहले नहीं आएगा, जबकि वो सेकंड पोजीशन पर है, और इथाइल आपका थर्ड पोजीशन में। आपने करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCDE, तो E आपका पहले आता है, M आपका बाद में आता है, तो पहले आप E को लिखेंगे, यानी इथाइल को लिखेंगे, और उसकी पोजिशनिंग क्या है, 3, तीसरा पोजीशन है उसका। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। तो इस तरह से रूल 4 को आप समझ रहे हैं। देन रूल 5 आपका क्या कह रहा है, if 2 or more similar substituents are present on parent carbon chain, then use di, tri, tetra, etc. before secondary prefix while writing IUPAC name. But di, tri, tetra, etc. are not considered alphabetically. Okay? तो इसको ब्यूट डाई ट्राई टेट्रा इसको अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं किया जाता, यानी डाई ट्राई टेट्रा को नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपने क्या किया, कार्बन चेन की नंबरिंग कर ली। जैसे 3 पर आपका क्या आ रहा है, 3 पर आपका आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो आपने क्या लिख लिया, डाई मिथाइल लिख लिया। ठीक है ना, हेप्टेन, इसका क्या हो गया, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका IUPAC नेम हो गया। इसके अलावा 3 पे और 4 पे आपके मिथाइल ग्रुप थे, तब आपने क्या लिखा, 3,4 डैश डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, और जो मेन पॉइंट कह रहा था कि डाई ट्राई टेट्रा को आप अल्फाबेट्स में कंसीडर नहीं करेंगे, आप अल्फाबेट में कंसीडर किसे करेंगे, इथाइल मिथाइल, जो आपका
पूरा नाम है ना जो एल्काइल समूह का या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का, उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा को नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आपने नंबरिंग करी इस एंड से, 3 पर आपके 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, एक आपका इथाइल ग्रुप आ रहा है, एक आपका मिथाइल ग्रुप, और 4 पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपने क्या करना है, एक तो लोएस्ट लोकेन रूल को फॉलो किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नंबरिंग आपने करने के बाद जब आप नाम लिख रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे यहाँ पर डाई आ रहा है तो डाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ मिथाइल को देखेंगे। तो मिथाइल में एम जो है वो इथाइल के बाद ई के बाद आता है, तो फिर हम इथाइल को ही पहले लिखेंगे। तो 3 मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 5 रूल हमने यहाँ पर पढ़ लिए, इनके बेसिस पर भी आप नामकरण कर सकते हैं। और लास्ट 6th रूल है आपका यहाँ पर इन जो हम एलिसाइक्लिक में या सिंपल जो ओपन चेन वाले थे उनका नामकरण कर रहे थे। इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन पेरेंट कार्बन चेन एंड दे गेट सेम नंबर फ्रॉम ईदर साइड ड्यूरिंग नंबरिंग, देन नंबरिंग इज डन बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। अगर आपको क्या दिख रहे हैं, 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं जो आपके प्रतिस्थापी है जिनको आप प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। यानी आपका क्या आ रहा था, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 पे आपके दोनों जगह अगर दोनों साइड से आप नंबरिंग करते हो तो दोनों प्रतिस्थापी आपके दो पोजीशन को प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए नंबरिंग करनी है। यानी क्योंकि बी आपका पहले आता है, सी आपका बाद में आता है, ए बी सी पढ़ते हो ना आप लोग, तो इस एंड से नंबरिंग करो कि आपका ब्रोमो पहले आए, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो अभी तक हमने सिंपल जो हमारे नॉमेनक्लेचर होगा एल्केन्स का उनके बारे में सीखा है। ये कुछ आपके कंपाउंड्स हैं, इनका आप नॉमेनक्लेचर कर लेंगे होमवर्क में, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने नॉमेनक्लेचर में IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत एल्केन का नामकरण करना सीखा, रूल्स पढ़े हमने यहाँ पर। इन्हीं रूल्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है और इनके बेसिस पर ही नामकरण करना है। बाकी आगे हम इसे आने वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।